मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है, उसका आगाज भी हो चुका है। मेरी दुआ हमेशा यही होती है कि जनाब आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे, हमें देख रहे होंगे, ठीक ठाक भी होंगे, अपना तो ख्याल रख रही होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी ख्याल रखा करें। और जहां दूसरों का हम लोग ख्याल रख रहे होते हैं ना, वहीं इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी को भी नसीहत कीजिए लेकिन शर्मिंदा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि मकसद होता है दस्तक देने का, ना कि दरवाज़ा तोड़ने का। क्योंकि हमें बहुत सारी लोगों की कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है कि हम लोगों ने किसी को कोई बात बतानी है, कोई नसीहत देनी है, तो हम उसको शर्मिंदा ज़्यादा करते हैं ना कि नसीहत देते हैं। हम उसके ऊपर तनकीद के जो वार हैं वो ज़्यादा करते हैं। तो जब भी किसी को नसीहत करना तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो तनकीद का लहजा ना हो और दूसरा शर्मिंदगी महसूस ना करे जब आप उसको नसीहत कर रहे हो। और ऐसी नसीहत का क्या फ़ायदा जिसमें दूसरे का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन उसकी दिल आज़ारी हो जाए। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जिस चीज़ के हवाले से आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में उस तजर्बे से गुजर चुकी हो। और अगर किसी चीज़ से आप मना करने की कोई नसीहत कर रहे हैं तो आप भी खुद उस चीज़ को ना करते हो। और अगर किसी चीज़ या किसी काम के हवाले से या उसको करने के हवाले से अगर नसीहत कर रहे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में भी आपकी डेली रूटीन का, आपकी मामूल का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, ताकि अमली तौर पर भी किसी को नज़र आ रहा हो कि अच्छा आप जो बोल रहे हैं वो आप खुद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर बात कर ली जाए कि एक अच्छी बात की नसीहत हम करते हैं, तो आप किसी को नमाज कायम करने का कहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप भी नमाज के आदी हों। और अगर किसी बुरी चीज़ के बारे में हम लोग किसी से रोकते हैं, सपोज़ हम किसी को सिगरेट पीने से रोकते हैं, तो अगर आप भी सिगरेट नहीं पीते हैं ना, तो तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से अगले इंसान की ज़िंदगी पर होगा और उस जो नसीहत आप कर रहे हैं उसका भी अच्छा असर उसके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए नसीहत करने से पहले आप ये सोचिए कि उस नसीहत का जो मकसद है वो क्या है, और दूसरा वो नसीहत कहीं आपको खुद की तो नहीं ज़रूरत उस चीज़ को करने की। तो इसलिए पहले खुद को देखिए, फिर किसी को अच्छे तरीके से नसीहत करिए कि आप भी वो चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर किसी को कोई बात करनी चाहिए। तो ये आज की नसीहत थी, आज का पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है जनाब। और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं जनाब शहरियों की सेहत और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी के मौसम में कौन कौन से ऐसे मशरूब हैं जो कि ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं बल्कि हमारी सेहत के हवाले से भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। उनमें दो चीज़ों का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है। पहली चीज़ है कॉफ़ी का, एक तो उसका जिक्र बहुत किया जाता है, दूसरा उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाता है, दूसरा कहवे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कॉफ़ी की बात की जाए ना, तो हमें एक्टिव रखने के लिए हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मूड है वो भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश बना देती है। लेकिन क्या ये सेहत के लिए भी अच्छी है, ये एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और इस हवाले से बहुत सारी जनाब रिसर्चेस की गई हैं जिसमें ये नताइज अखज़ किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन है कि कॉफ़ी दिल की बीमारी से बचाने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। क्योंकि आपको पता है दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह है, और दिल की सेहत की हिफाजत करते हुए कॉफ़ी मौत के ख़तरे को भी कम कर सकती है। और जो लोग रोज़ाना 3 से 5 कप कॉफ़ी पीते हैं ना, उनमें दिल की बीमारी का खतरा 15% कम हो जाता है। और कॉफ़ी के बाद कहवा आता है, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कहवा पसंद करते हैं, खाने से पहले भी कहवा पीते हैं, खाने के बाद भी कहवा पीते हैं। तो जनाब बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी और कहवा क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह इनका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इनका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या लवाजमात हम इनमें डाल सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जरताश उमर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जनाब कि इनकी क्या क्या अहमियत है। डॉक्टर जरताश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर जरताश, आज कॉफ़ी और कहवे के हवाले से हम बात करेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं या अगर इनके नुकसान हैं हमारी सेहत पे तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके फ़ायदे के हवाले से बात कर लेते हैं कि कॉफ़ी के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि कॉफ़ी का ओरिजिन
कहाँ से हुआ था। कॉफ़ी का ओरिजिन बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी 15th सेंचुरी से चलता आ रहा है, और सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया गया था वो यमन में जो हमारी सूफ़ी शराइन्स होती हैं इनके ऊपर ऑब्ज़र्व किया गया था कि वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस थी कि लोग वहाँ पे पीना शुरू किया था। और वहाँ पे भी यही तरीका होता था कि बीन्स को पहले रोस्ट किया जाता था, उसके बाद ब्रू की जाती थी कॉफ़ी। सो अब जैसे आपने बात की कि बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट से पहले 1991 में कॉफ़ी को बिल्कुल बैन कर दिया गया था बिकॉज इट वाज थॉट कि इट इज़ अ कार्सिनोजन जो कि कैंसर कॉजिंग है। लेकिन जब ट्रायल्स हुए, जैसे जैसे आपको पता है फील्ड्स में एडवांसमेंट आती हैं, रिसर्चेस होती हैं, तो उस पर देखा गया कि वो जो स्टडी थी वो एनिमल्स पे की जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है हर स्टडी एनिमल्स पे की जाती है, बाद में फिर उसके ह्यूमन पे ट्रायल्स आते हैं। सो बेसिकली उसमें उन्होंने देखा कि जो लोगों में एनिमल्स में जो एक सब्सटेंस होता है एक्रिलामाइड, ठीक है, वो बेसिकली कॉफी का सब्सटेंस है। तो उन्होंने देखा कि वो एनिमल्स में कैंसर कॉज कर रहा था। सो विद द टाइम साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि कॉफी जो है वो कैंसर कॉज नहीं करता बल्कि वो कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है। सो इन 2016 उसको फिर कार्सिनोजन से हटा दिया गया। 2018 में इट वाज प्रूवन के 1000 लोगों पे रिसर्च के बाद, उसकी 1000 रिसर्चेज हैं कि कैंसर भी बहुत लंबा अरसा इसके ऊपर बैन रहा है। एग्जैक्टली 1991 से 2016 तक। और ये कैलिफोर्निया में तो बिल्कुल बैन था उनकी, बल्कि रेगुलेशन अमेंडमेंट्स में ये बात मेंशन थी कि कॉफी बिल्कुल यूज नहीं करनी है आप लोगों ने। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। सो फिर ये हुआ कि अब जो है इट इज़ प्रूवन कि इट इज़ कैंसर प्रिवेंटिंग, और बहुत सारे कैंसर से कह लें कि हमें इससे मदद मिलती है। सबसे नंबर 1 पे जो फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे होते हैं। एंडोमेट्रियम जो उनकी वॉल होती है यूट्रस की, उसमें कैंसर कॉज हो रहा होता है। अगर जो फीमेल्स लेती हैं कॉफ़ी रेगुलरली लेती हैं तो उनके एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़रा लिमिट में रहता है। अगर वो एक्सीड करेगा तो इट विल कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर। सो सबसे नंबर 1 पे इस कैंसर से प्रिवेंट करना। सो दूसरी बात आपने जैसे खुद भी बताया कि इट इज़ एंटी ऑक्सीडेंट। सो इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग रिएक्शन होता है कि बेसिकली कैंसर में यही हो रहा होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही होती है। तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उन मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बना देते हैं कि वो कैंसर कॉज ना करें। सो जब अनकंट्रोल सेल ग्रोथ खत्म होगी तो कैंसर की ग्रोथ खुद ही खत्म हो जाएगी। सो फीमेल्स में तो एंडोमेट्रियम का कैंसर, मेल्स में आपको पता है आजकल रेक्टम के कैंसर्स आप बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। उनके जितने भी इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो कॉफ़ी पीने से यही प्रूवन है कि 5 to 6 कप डेली जो लोग पीते हैं उनमें कैंसर जो है वो बहुत अच्छा। और जिस तरह मैं बता रही थी ज़रताश के दिल के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, तो उसमें भी बिल्कुल साबित हो सकती है। एग्जैक्टली देखें कॉफ़ी में 4 चीज़ें हैं। एक हमारी कैफीन है, हमारा राइबोफ्लेविन B2 विटामिन जिसे हम कहते हैं वो है, तीसरे नंबर पे हमारे पास मैग्नीशियम है, और 4th नंबर पे पॉलीफिनोल्स है। ठीक है, जो हमारा B2 है ना बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमें CVD से, हमारे जो दिल की बीमारियों से बचा रहा होता है। क्योंकि हम जब मीट प्रोडक्ट खाते हैं तो एक हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। होमोसिस्टीन कह लें कि एक मार्कर है जिसने आगे जाके हमारे CVD को, हमारे ब्लड प्रेशर को या हमारे दिल की बीमारियां हमें कॉज करनी है। लेकिन जैसे ही हम B2 लेते हैं वो मिल के B6 के साथ, B9 के साथ, B12 के साथ वो बहुत अच्छा कह लें कि कॉन्जुगेट बना देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और वो हमें CVD से मतलब दिल की बीमारियों से बचा लेता है। तो ये बहुत फ़ायदा है इसका। दूसरी बात अगर मैं करूं कि B2 जो हमारा राइबोफ्लेविन है वो मिग्रेन के पेशेंट्स के लिए आजकल बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि B2 का मकसद ये है कि उसने हमारी जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमारी इन्फ्लेमेशन है नर्व्स की, उसको कम करना है। और आजकल आपने देखा है कि टीनेजर्स बहुत ज़्यादा जवान जो है वो बहुत ज़्यादा माइग्रेन का कहते हैं कि हमें बहुत सर में दर्द रहता है और वो एपिसोड इतना बुरा होता है कि वो वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती है पेशेंट्स को, और उसकी आज तक कोई ड्रग नहीं है माइग्रेन की। लेकिन अब एक ट्रायल हुआ था, 55 लोगों पे ट्रायल किया गया था। उसमें ये देखा गया कि एक प्लेसिबो दिया गया जो कि आप कह लो कि एक ब्लाइंड ड्रग होती है, उसका हमें नहीं पता कि व्हाट इज दैट, और एक उन्होंने B2 दिया गया जो कि 400 मिलीग्राम उन्हें 3 महीने तक रेगुलरली लेना। अब जिन्होंने वो 3 महीने तक रेगुलरली लिया उनमें 2% कह लें कमी देखी गई, उनके 2 माइग्रेन के 2% कमी आई।
सो इट इज बेनिफिशियल कि वो माइग्रेन को भी कम मतलब जिनके माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए डेली रूटीन पर, और फिर खुद के ऊपर ट्रायल करें और फिर देखें कि आपके ऊपर ये असर होता है कि नहीं होता ये B2 का। अच्छा, इसमें जिस तरह कैफीन पाई जाती है और बहुत से लोग कहते हैं कि कैफीन एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर छोड़ी नहीं जाती, वो चाहे कॉफी हो चाहे चाय हो या कोई और चीज भी हो, तो इसका क्या नुकसान होता है फिर जब हम बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के? बेसिकली ये कि रिकमेंडेड डोज तो यही है कि हमें सिर्फ 400 मिलीग्राम लेनी चाहिए, जो कि हमारे बनते हैं एक कप में हमें मिल जाता है 100 मिलीग्राम तक, तो हमारे 4 कप्स बन जाते हैं। सो इट इज़ अ टॉलरेबल लिमिट कि अगर हम 4 कप्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनको ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें। दैट वुड बी 2 कप्स अ डे, 2 कप से ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि जब हम कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं वो कैफीन जो होती है बेसिकली प्लेसेंटा को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो कि ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी को प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्लेसेंटा डिस्टर्ब होगा तो आपको पता है क्या होगा, बेबी को जो होगा प्रॉब्लम होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, बेबी की डेथ हो सकती है। तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स होती हैं ज़्यादा एडिक्ट होती हैं। जैसे वर्किंग वुमेन है, वो अपने आप को जगाने के लिए कॉफ़ी पीती हैं। क्योंकि हमारा किक स्टार्ट या हम लोगों की सुबह ही नहीं होती अगर हम लोग कॉफ़ी, कैफीन या चाय ना लें, ठीक है। उसके बाद इसके जो है आप कहने के लोग एडिक्ट हो जाते हैं, इट इज़ ट्रू के लोग एडिक्ट हो जाते हैं। एक बात होती है जिसे हम कहते हैं कैफीन टॉलरेंस। अच्छा। उन लोगों में टॉलरेंस आ जाती है, मतलब उनकी वो रूटीन बन जाती है। इफ दे डोंट टेक इट, क्या होगा कि उनको वो इरिटेबल रहने लग जाएंगे, उनको एंजाइटी होगी, उनके मूड स्विंग्स होंगे, और वो बार बार मतलब बस उन्हें किसी चीज की कहते हैं तलब होती है ना, सर दर्द होना उनका कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हाँ। अब जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है, जैसे मैदे की बीमारियां, उसमें डॉक्टर बिल्कुल बंद कर देते हैं कि आपने कैफीन नहीं लेना। हाँ, ठीक है। तो उसमें इस तरह से करना चाहिए कि एकदम से आपने उसको कट ऑफ नहीं करना। आपने एक टेक्निक होती है टेपर ऑफ, मतलब आपने ग्रेजुअली उसको आहिस्ता आहिस्ता से कम करना शुरू करना। क्वांटिटी कम कर दे, जहाँ 2 आप लोग एग्जैक्टली जैसे आप जैसे लोग 5 कप भी पीते हैं, आप 4 पे आ जाएं, फिर आप 3 पे आ जाएं, फिर आप 2 पे आ जाएं, लास्ट आप 1 कप पे ग्रेजुअली जो है उसकी क्वांटिटी को कम। अगर आप एकदम से उसे टेपर वो ऑफ कर देंगे, एकदम से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो पेशेंट को बहुत अच्छा। बहुत से लोग जरदाशी कहते हैं कि कैफीन की वजह से आपकी जो एपेटाइट है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती जब आप ज्यादा कॉफी का इंटेक कर लेते हो या जिसमें कैफीन ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी लिंक करती है? यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि जब हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो हमारा जो एक एपिटाइट इन्हांसर हार्मोन होता है जिसे हम ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं, वो उसको सप्रेस कर देता है। ओके। तो बहुत से लोग इस चीज़ को भी रिलेट कर रहे होते हैं कि भाई हम कॉफ़ी पियेंगे वेट लॉस हो जाएगा, तो कॉफ़ी पीना शुरू कर दो, डाइट को रहने दो, बस कॉफ़ी पियो, क्योंकि वो है ही इफेक्ट। क्योंकि जब आप कॉफ़ी पी लेते हो तो आपको भूख नहीं लगती, वो आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर देती है। ओके। सो इट इज़ ट्रू कि वो एपिटाइट सप्रेस कर देती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि वो जो है हमारे वेट को लॉस करती है। अच्छा। क्योंकि लोग डायरेक्टली उससे लिंक कर रहे थे। ऑब्वियसली भूखे रहेंगे तो वेट लॉस होगा, जब भूखे रहेंगे तो वो क्या होगा कि आपके फैट सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। वेट लॉस के लिए हम लोग तो कॉफी के मतलब ब्लैक कॉफी पीते हैं और उस पे पीते जाते हैं, दिन में कितने कप हम लोग पी लेते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी वो हार्मफुल भी हो सकती है हमारी बॉडी के लिए। वो हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर हम एक दिन में एक टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा पीते हैं तो फिर यही होगा कि हमारे साथ हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, हमें फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, ये उसकी टॉक्सिसिटी है। अच्छा, तो मुझे बताइए कितने मतलब मुख्तलिफ किस्म की है ना, हम लोग ब्लैक कॉफी भी पीते हैं, हम दूध वाली कॉफी भी, अंदर मिल्क कॉफी भी पीते हैं, कैपुचिनो और भी ज्यादा है, तो कौन सी ज्यादा हमें पीनी चाहिए जो इफेक्टिव हो सकती है, या फिर अगर हम जब मिल्क उसके अंदर ऐड ऑन करते तो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो चेंज हो जाती है क्या? कैल्शियम इतना माइन्यूट अमाउंट में ही चेंज होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर, लेकिन ये कि कैफीन उतना ही रहता है। 1 कप में आपको 100 मिलीग्राम कैफीन ही मिलेगा, और यही रिकमेंडेड है। जो हमारी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं, जो कि बहुत आगे एडवांस चल रही है, उसमें यही कहा गया है कि ओनली 3 to 4 कप्स अ डे, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उनको भी इतने ही लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। सो ये है कि आप सिर्फ 3 to 4 कप्स ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। फिर वो आपको वो हो जाता है कि वो फिर बुरे
तरीके से आपको इफेक्ट करता है। सबसे नंबर 1 पे जो आपको बुरे जो इफेक्ट्स आते हैं उसमें आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। क्योंकि हमारा एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम एडिनोसिन कहते हैं, वो हमारा स्लीप इंड्यूसर है, उससे हमें स्लीप आती है। डोपामीन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये सारे जो हैं स्लीप इंड्यूसर्स हैं। लेकिन जैसे हम कॉफ़ी लेते हैं ये उन सारे हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है। जब वो हार्मोन्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम जागते रहेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। इसलिए जो रात को जिनकी शिफ्ट्स होती है, नाइट शिफ्ट्स होती है, वो रात को कॉफी पीते रहते हैं। हम कॉफी पिए ताकि हम लोग एक्टिवली काम कर सकें, या जो बच्चे जिनके एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो कहवे पे आ जाते हैं, कहवे कितने कितने इकसाम के हो सकते हैं और वो हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे साबित हो सकते हैं? ग्रीन टी में भी कैफीन होता है जो कि एक काइंड ही है हमारी कॉफ़ी की, ठीक है। कॉफ़ी, टी, कैफीन ये एक ही क्लास है। इनके अंदर भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। वही बात है कि इन्होंने हमारे कैंसर प्रिवेंटिंग है, ये हमें कैंसर से बचाते हैं। इसके बाद जो मैंने बात की कि ये हमें लिवर डिजीज़ जितनी लोगों को होती हैं, जैसे हमारे लिवर सिरोसिस हो रहा होता है, लिवर कैंसर हो रहा होता है, उससे बहुत ज़्यादा हमें बचाता है। वो हमें किस तरह से बचाता है? जो हमारा एडिनोसिन जो मैंने नाम लिया, जो हमारा स्लीप इंड्यूसर होता है, वो एक जब हमारे लिवर में मसला चल रहा होता है ना, वो एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जिसे हम कोलेजन कहते हैं, जो कि लिवर पे स्कार्स बनाना शुरू कर देता है। तो अगर हम ग्रीन टी लेते हैं तो वो उस कोलेजन को ब्लॉक कर देता है, वो लिवर को उस तरह से हमारे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दूसरी बात, ये फायदा देखा गया है कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट में आपको पता है कि इंसुलिन बहुत इफेक्टिव है। हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स होते हैं जिसको हमारा जो पॉलीफिनोल्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी कैफीन उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर एक और क्लिनिकल ट्रायल देखा गया डायबिटीज के पेशेंट पे कि उनको जब हमने ग्रीन टीज देना शुरू की या कैफीन देना शुरू की तो देखा कि जो लोग 1 कप रोज पीते थे उनमें 8% लेस रिस्क हुआ कि वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाए। और जो 3 से 4 कप पी रहे थे उनमें 33% कमी देखी गई कि वो डायबिटीज की तरफ प्रोन नहीं हुए। सो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ पॉलीफेनोल्स के वो बहुत तरीकों से हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह से अब लिवर की बात हो गई, डायबिटीज की बात होगी, फिर सीवीडी में भी वही वेट लूज के लिए भी तो बहुत से लोग पीते हैं ना, कहवे पीते हैं। बट मैं एक बात करती हूँ और मैंने एक जगह एक पोस्ट भी पढ़ा था कि वेट लॉस, इफ यू वांट टू लॉस योर वेट या अपना वेट लूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो एंड पिक द ग्रीन टी फ्रॉम द माउंटेन, कि खुद जाके पहाड़ से ग्रीन टी लेके आ जाए तो तब आपका वेट लॉस हो जाए। क्योंकि लोग बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोग अपने वो बैलेंस डाइट को नहीं देख रहे होते कि हमने उसके साथ से अपनी डाइट को भी बैलेंस करना है। सिर्फ कावा पीने से कुछ भी नहीं होगा। इट विल ओनली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। क्योंकि वो बेसिकली ये कर रहा होता है कि आपके जो सबसे ज्यादा बॉडी में मसला कौन करता है? फैट्स करती है, ठीक है, आपको पता है इस चीज का। तो वो जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है जिसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं, जो कि बहुत स्पीड अप कर देता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि अगर हम अपनी डाइट भी अच्छी रखें, कि ये ना हो कि अब हम फ्राइज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स इतने ज्यादा ले रहे हैं, हम कॉफी पी लेंगे या फिर हम ग्रीन टी पी लेंगे तो हमारे सारे फैट्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस डाइट के साथ। अच्छा, बहुत से लोग मतलब अदरक का कहवा, दालचीनी का कहवा, सौंफ का कहवा, इस तरह के भी कहवे बनाकर पीते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जिस तरह हमारा जिंजर टी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जितनी भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको कम कर रही होती है। मोस्टली लोग ज़्यादा वो पीते हैं जैसे जोड़ों के दर्द होता है, जिसको घुटने के मरीज हो जाते हैं, उनकी सर्जरीज हो जाती है, नी रिप्लेसमेंट्स हो जाती हैं, उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेनी चाहिए। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल अगर हम वो लेते हैं, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कहवे का कोई साइड इफेक्ट सही है, क्योंकि इसको हमने ये कहीं भी नहीं देखा गया कि कहवा ज़्यादा पीने से कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को। और अगर हम कैफीन ज़्यादा लेते हैं और अगर उसको अच्छे तरीके से लेते हैं, क्योंकि लोग देखें उस चीज़ को सैचुरेटेड तरफ ले जाते हैं, वो फुल हैवी क्रीम यूज़ कर लेते हैं कॉफ़ी में, उससे फिर क्या होता है कि डिफरेंट दिल की बीमारियां हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, शुगर होना शुरू हो गई। तो हम ये नहीं देख रहे होते कि हमने उस चीज़ को लेके कैसे चलना है। सो इट इज़ गुड कि अगर हम ब्लैक कॉफ़ी लें दिन में एक दफ़ा, वो बहुत अच्छी है। उसके साथ हम जैसे स्किम मिल्क में फिर कॉफ़ी लें, उसको मजीद ओवरलोड ना करें फैट से। जैसे लोग फुल फैट ले लेते हैं, ऊपर क्रीम लगा लेते हैं, फुल क्रीम ले लेते हैं, मलाइयाँ डाल लेते हैं। सो इट इज़ नॉट गुड कि आप एक तरफ से फ़ायदा ले रहे हो, दूसरी तरफ से नुकसान ले रहे हो, तो वो दोनों मिलके ना तो फ़ायदा देंगे ना नुकसान देंगे, वो वैसे एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन टी भी हम देखते हैं कि बहुत से पैकेट्स में भी आती है, टी बैग्स में भी आती है, और खुली भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो कौन सी यूज़ करनी चाहिए?
सजेस्ट कि ज़्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक यूज़ करनी चाहिए। ओके। क्योंकि मोस्टली जो टी उसमें कहते हैं कि इफ़ेक्ट इस तरह से नहीं रहता या हम उसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है। वैसे इट इज़ गुड कि अगर हम उस चीज़ को ऑर्गेनिक लेके जाएं। अच्छा। जैसे हम आजकल यूज़ कर लेते हैं, आज टी वाइटनर्स यूज़ कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक चीज़ से हम थोड़ा दूर आ गए हैं क्योंकि एडवांसमेंट हो गई है और हमें कह लें कि खुद भी थोड़ा जल्दी लगता है कि क्विकर सब कुछ हो जाए। लेकिन इस चीज़ में अगर आपने कोई चीज़ अपने फ़ायदे के लिए ले रही हैं तो इट इज़ गुड कि अगर ऑर्गेनिक ली जाए। तो ऑर्गेनिक भी मिलती हैं, अब ऑर्गेनिक उन पे लिखा होता है। इनऑर्गेनिक मोस्टली यही होती हैं जो हम टी बैग्स में पीते हैं। बाकी जो हम पैकेजिंग में प्रॉपर लेते हैं दैट आर ऑर्गेनिक होते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफरेबली वो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए ताकि उसके ज़्यादा फ़ायदे आपकी सेहत पर असर अंदाज हो सके। हमारे साथ डॉक्टर जरताश उमर मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर जरताश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी एंड कहवाज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या क्या इनके फ़ायदे हमारी सेहत पर पड़ सकती हैं और किस तरह हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ़ायदे तो जनाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन एहतियात के साथ आप लोगों को क्वांटिटी देखकर इनका इस्तेमाल करना है अपनी लाइफ में और डेली रूटीन में। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज हमने बात करनी है सेल्फ डिफेंस के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन को और लड़कियों को आजकल ये बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ डिफेंस खुद करनी है, और जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ भी है कि हम अगर बाहर निकल रहे हैं, वर्किंग वुमेन हैं या बच्चियाँ हैं, स्कूल कॉलेजेस में जा रही हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना ख्याल किस तरह का रखना है। तो जनाब, एक पूरी हम लोग लेकर आए हैं, सेशंस हैं हमारे साथ। आयशा मुजम्मिल होगी, इन तमाम तर सीरीज़ हैं सेल्फ डिफेंस की, और आयशा मुजम्मिल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं जो हमें सेल्फ डिफेंस के हवाले से इन तमाम जितनी भी सीरीज़ होंगी उनमें सेल्फ डिफेंस करना सिखाएंगे। तो आज पहला एपिसोड है उनका, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का सेल्फ डिफेंस सेशन उनसे सीखते हैं। जी आयशा, बताइएगा। व्यूवर्स, मेरा नाम आयशा मुजम्मिल है। मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ, सेल्फ डिफेंस कंसल्टेंट और वेलनेस कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और मैं ख़वातीन को ये बताती हूँ कि आप कैसे अपने आप को हर तरह के एनवायरनमेंट में सेव कर सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अपना सर्वाइवल मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब भी कोई अनोइंग सिचुएशन आती है तो आमतौर पे वो ऐसी जगह पर आती है जहाँ पे आप अकेले होते हैं, अनप्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। उसमें हैरेसर या अटैकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह आप पे काबू पाया जा सके, क्योंकि उस वक्त उसे लग रहा होता है कि आप एक सॉफ्ट टारगेट है, आपको आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि ऐसी हर तरह की सिचुएशन के लिए एक तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, अलार्म्ड हो, और किसी भी अलार्म्ड सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने हाथ और पाँव की छोटी छोटी मूवमेंट से अपने आप को बहुत आसानी से बचा सकती हैं। आज के सेगमेंट में जो टेक्निक हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई आपको ग्रैब करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आपके मुंह पर हाथ रखा जाता है ताकि आप चीख ना सकें, आप कहीं से आउटसोर्स हेल्प ना ले सकें। तो उस वक्त आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आप को जल्दी से सेव करने और एनवायरनमेंट से एस्केप कर सके, आज के सेगमेंट में आपको बताते हैं। आइए सर, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं और कोई आपके मुंह पर हाथ रख के आपको पीछे की तरफ ग्रैब करे तो आप इतनी जल्दी क्या कर सकते हैं उसके साथ, देखते हैं। अब इस टेक्निक में मैंने क्या किया, जैसे ही सर मनान ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, सर रखिएगा, मैंने अपना जो वेट है अपने फ्रंट फुट पर डाला, क्योंकि जो भी आपको ग्रैब करेगा वो आपको ग्रैब करके पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा होता है। तो आप ड्रैग होते जा रहे हैं तो आपका ओपोनेंट कामयाब हो गया आपको ग्रैब करने में। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को स्टे करना है, अपने सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। आपने अपने फुट पे अपना वेट डालना है और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर उसका वेट डालें। उसके बाद आप उसकी रिप को एल्बो से हिट करें और फौरन बॉडी को टर्न करते हुए उसको पंच से हिट करें। उसके बाद सिचुएशन ऐसी जरूर होती है कि आप बहुत आराम से, आसानी से उस सिचुएशन को एस्केप कर सकती हैं। हमने उसकी बॉडी के सॉफ्ट टारगेट यानी रिब्स को हिट किया और उसके बाद फिर दोबारा उसके उसी सोलर पॉइंट पर अटैक किया। लेकिन जो अपना सर्वाइवल हमने किया, सबसे पहले हमने उसका वो हाथ पकड़ने की कोशिश की है, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन भी है। कोई भी आपको कहीं से भी ग्रैब करे तो सबसे पहले जो अटैक वाली साइड होती है, आप हमेशा उसी को ग्रैब करते हैं। तो पहले अपने आप को कंफर्टेबल करें,
ताकि आप उस सिचुएशन से आसानी से एग्जिट और क्विट कर सकें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से आप हर तरह के एनवायरनमेंट में सेफ और सिक्योर हो सकती हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मजीद सेफ्टी टिप्स और स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए हमारे साथ रहिएगा। ठीक है जनाब, आयशा मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हमने बात करनी है ब्यूटी और हेयर्स के हवाले से कि जनाब जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारे बालों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ख़ासतौर पर डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, ईचिंग होती है, हमारे सर में एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इस सेगमेंट में जनाब हम सारा बात करेंगे कि हमारे बालों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं और किस तरह के जो कलर्स हैं जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं। हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर या माहाना की बुनियाद पर हम लोग जो कलरिंग भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम घरों पे ही यूज़ कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि जनाब इनके फ़ायदे क्या है या इनके क्या क्या नुकसानात हमारे बालों पर हो सकते हैं। ब्लो ड्राई करवाना, स्ट्रेटनिंग करवाना, उनकी वजह से क्या क्या हमारी बालों को नुकसान पहुंचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। शीबा गयास हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एंड हेयर एक्सपर्ट हैं और आज हम खास तौर पर हेयर के हवाले से बात करेंगे। शीबा, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। शीबा, बालों के हवाले से हमने आज बात करनी है। डेंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, अब तो लड़कों में भी ये चीज़ होती जा रही है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो डेंड्रफ का क्या प्रॉब्लम है और जैसे ही सर्दी आती है तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? ओके मुनीबा, इसमें ये जो जब हम डेंड्रफ की बात करते हैं या खुश्की की बात करते हैं, वाइट स्कैल्प की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ है क्या, इसकी रीजंस क्या हैं। उसके बाद, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो वो सिंपल कहते हैं कि जी हमें डेंड्रफ हो गया, उसका इलाज बताएं। भाई इलाज से पहले आप रीजंस देखें। हम अगर आपका इलाज कर भी देंगे तो वो परमानेंट नहीं होगा, कुछ अरसे के बाद दोबारा से रीअपियर हो जाता है। हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने इस तरह के बनाए हुए हैं कि जहाँ से ऑयल ग्लैंड से ऑयल जनरेट होता है, ताकि हमारी जो बॉडी की एक ख़ास मुनासिब आप कह लें कि मॉइस्चराइज़र या नमी है उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा स्कैल्प यानी हमारा जो सर है वो आता है, फिर हमारा फेस आता है, हमारी जो है चेस्ट का कुछ एरिया और बैक एरिया हम लोगों का आता है। तो वहाँ पे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि अपना ऑयल, अपना एक रेगुलर ऑयल एक प्रोड्यूस करते हैं। होता क्या है, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से अगर वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो हमारी स्किन के ऊपर एक फंगस होता है मेलिसस के नाम से। ठीक है, वो एक यानी वो उसका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन वो एक रहता है और वो क्या करता है, जो उस ऑयल ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होता है उसमें से फैट्स लेता रहता है। उस पर उसकी जो है आप कह लें कि उसकी ज़िंदगी चल रही होती है या वो उस पर उसकी वजह से मौजूद होता है। अब होता क्या है, जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फैट ज़्यादा होगा, फैट होगा तो उस बैक्टीरिया की खुराक ज़्यादा होगी। अब क्या होता है कि उसकी खुराक बढ़ती चली जा रही होती है जिसकी वजह से आपका ऑयल वो ज़्यादा अपना सक करता रहता है, तो आपकी जो बॉडी है उस पर खुश्की आना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, हमारी जो बॉडी है इसके ऊपर डेड स्किन की लेयर्स होती हैं। होता प्रोसेस क्या है कि वो डेड स्किन, आपकी स्किन यानी आपकी डेड स्किन ऊपर रहती है, यानी नई स्किन नीचे आती रहती है, ऊपर से डेड स्किन आपकी चलती रहती है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पील ऑफ हो जाती है, उतरती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ आपका फंगस है वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, दूसरी तरफ क्या होता है कि आपकी बॉडी में चूँकि ऑयल ग्लैंड्स और उसका जो ऑयल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, हमारी डेड स्किन श्रेड नहीं होती है तो वो जमती चली जाती है। तो ये जब दोनों चीज़ें जब मिल रही होती हैं, फंक्शन आपका जब आपके डिस्टर्बेंस होती है तो फिर आपको वाइट पैचेस, वाइट स्कैल्प या खुश्की जिसको हम कहते हैं वो प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो हमें जी पता चल गया जी ये प्रोसेस है। अब रीजंस क्या हैं इसकी, मैं मोटी मोटी 4-5 आपको रीजंस बता देती हूँ। सबसे पहले है जेनेटिक। हम हमेशा ये कहते हैं, हम ना
अपने ऊपर ले आते हैं। जेनेटिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखें आपकी फैमिली में भी है, अगर आपकी फैमिली में किसी को सवेयर, आपको डेंड्रफ का या किसी भी जैसा सफ़ेद बालों का इशू भी है, तो ये जेनेटिक आ रहा है। तो उसके लिए अगर बहुत सवेयर है और आपको लग रहा है कि उनका हल नहीं हुआ और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, डर्माटोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, अपने टोटके ना करें। सेकेंडली बात आ जाती है आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी रूटीन लाइफ में है, तब भी आपको प्रॉब्लम होता है। सही। थर्ड आपका आ जाता है स्ट्रेस। हम लोग स्ट्रेस को नहीं करते हैं, हमारी स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके क्या होता है, उनका स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होने की वजह से आप उनकी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जो कि इस किस्म के ऑयल को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आप देखें कि जो लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, तो उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि उनका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई है। जब एक आम रूटीन से जब ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दोबारा वही हमारा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, फंगस एंड डेड स्किन वाला, तो आपको डेंड्रफ के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा आप जो है आप अपने प्रोडक्ट्स पे एक दफ़ा ज़रूर नज़र डालें। बाज़ दफ़ा हमारे शैम्पूज़, हमारी क्रीम्स वगैरह ऐसी होती हैं जो हमें इरिटेट करती हैं, जो हमें सूट नहीं करती हैं। तो आपने अपनी डाइट भी देखनी है, अपना लाइफस्टाइल भी देखना है, एक्सरसाइज है, वाटर आपका इनटेक आपका कितना है, आप एक्सरसाइज आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या एक्सेस ऑयल आप अपनी बॉडी से आप जो है एक्सक्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके साथ आपने देखना है कि क्या कोई शैम्पू या क्रीम यूज़ करते हुए स्पेसिफिक आपको खारिश या आपको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है, वो तो रीज़न नहीं बन रही। और जो लास्ट फैक्टर जो मैं कहूँगी वो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाज़ लोगों को आदत होती है अपने सर को बहुत ज़्यादा खुजाने की, यानी अपनी स्कैल्प को वो अननेसेसरीली तौर पे बालों में हाथ मार मार के उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं लेयर को। क्या आपको ये आदत तो नहीं है? और जो अब हम लोग रिसेंटली जब बताते हैं तो लोग बल्कि हैरान भी होते हैं कि क्या ये फैक्टर भी हो सकता है, क्या आप अपना सर बार बार धो रहे हैं, ज्यादा वॉश करने से भी होता है। गर्म पानी से भी आपकी डेंड्रफ बहुत ज्यादा होती है। देखें जब एक्सट्रीम जब गर्म आप पानी करेंगे तो देखिए ये तमाम चीजें क्या करें, ये आपकी बॉडी से एक खास किस्म के ऑयल की मिकदार को निकाल रही हैं, ड्राइनेस पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो जो चीजें ड्राइनेस पैदा करेंगी वो आपको फ्लैक्स बना देंगी आपकी। अगर आप डेली आप अपना सर धो रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो ये भी आपके बालों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब हफ्ते में मिनिमम 2 टाइम्स रिकमेंडेड यही है कि अब गर्मियों में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यहाँ पे पसीना गर्मी बहुत होती है। अगर आप डेली शावर गर्मियों में ले रहे हैं तो आप ये कोशिश करें, अगेन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, दोनों नुकसान है। शावर भी ले रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि डेली ही आप शैम्पू भी करें। आप अच्छे से अपने बालों को आप अपना रिंस कर दें एक दिन छोड़कर, और आप अपने फिर आप शैम्पू आप कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसको आपने पहले कैटर करना होता है। घर पे जो हम लोग बहुत सारे टोटके कर लेते हैं, मायोनीज लगाते हैं, अंडा लगाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके हम लोग लगा रहे होते हैं, तो ये भी ट्रीटमेंट जो है ये अच्छी है हमारे बालों के लिए। वो नहीं, देखिए हर जब मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि जी मेरी बहन ने 5 तेलों का ऑयल बनाया, उसके बाल तो बड़े खूबसूरत हो गए, मुझे ड्राइनेस हो गई। हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, हर बॉडी की ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, हर बॉडी की जो है लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो जो चीज़ मुनीबा आपको सूट कर रही है वो मुझे सूट कर जाए, ये कभी हो सकता है, बाय चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हो। तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। अगर आप किसी भी किस्म के आप अपने टोटके लेके जा रहे हैं तो आप 1 से 2 मरतबा यूज़ करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपकी चीज़ को बेहतर कर रहा है, ख़राब कर रहा है, आप उस पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो डेंड्रफ से रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ। एक एंटी फंगस शैम्पू मार्केट में आराम से अवेलेबल होता है, ये कैटाकॉन्सोल शैम्पू। ये एक तरह का हम लोगों ने पाकिस्तान में एक पैरामीटर एक रख दिया है अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनकी आसानी के लिए, कि अगर आपको डेंड्रफ हो रही है, अगर आपको फील हो रहा है, तो आप ये शैम्पू आप ले लें और ये कीटोकैनासोल 2% आप ले लें, अपने सर पे 10 मिनट के लिए लगाएं। अच्छा, उसके बाद इसको रिंस कर लें, पानी से अच्छे से निकाल लें, फिर अपना नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करें। ठीक है, हफ्ते में आप 2 मरतबा करें। अगर ज़्यादा सवेयर है तो 3 टाइम्स भी इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपको उसके बाद भी आराम नहीं आ रहा, फिर अब आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे भी आराम आ गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑन एंड ऑफ कभी थोड़ी सी आ रही है तो नहीं आ रही, इसमें टोटके अगर जाते हैं तो मैं 2 बहुत आपको ना एक आसान से टोटके मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। तो देखिए उसमें ये कि अगर आपको लग रहा है आपकी स्कैल्प पे हल्की सी आपको डेंड्रफ हो रही है,
तो आप ये करें, नहाने से पहले योगर्ट लेके, जो दही है वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए अपने स्कैल्प के ऊपर लगा लें उंगलियों के साथ, खाली दही 10 मिनट्स के लिए लगाएं। उसके बाद आप 10 मिनट्स के बाद नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर कर लें, हफ्ते में 2 मरतबा करें, तो ये काफ़ी हद तक आपको जो चांसेस हैं, एक तो अगर स्टार्ट हुई है तो उसको वहाँ पे रोक लेगी, और अगर थोड़ी सी वाकई ही डैंड्रफ है और कोई मेडिकल कोई ज़्यादा इस चीज़ ने आगे आपको प्रॉब्लम नहीं किया हुआ, तो ये आपको रुक जाएगा। सेकेंडली ये है कि लेमन हम लोग यूज़ करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, लेमन जूस जो लेकर डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाते हैं, ये बहुत गलत है। अगर आपने इसको इस्तेमाल भी करना है, आप लेमन लें और 1 कप पानी में उसको स्क्वीज़ कर लें, और उसके डाइल्यूटेड लेमन को आप अपनी स्कैल्प पे लगाएं, इसी तरह 10 मिनट्स रखें और छोड़ दें और शैम्पू करें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लेमन में स्पेशली अगर आपकी स्कैल्प में आपने उसको जख्म किया हुआ है, इचिंग की हुई है, खारिश की हुई है, तब ये आपने नहीं लगाना। ये जो मेयोनीज में अक्सर लोग लेमन भी निचोड़ रहे हैं, स्किन पे इवन लेमन लगा रहे हैं, यानी आप देखें ये इस कदर इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन भी हो रही है, एप्लीकेशन हो रही है, ये बहुत रिस्की है, ये रिस्की होता है, और आपकी जो है स्किन बर्न भी हो सकती है, ऑब्वियसली होती है। दूसरा आजकल अनियन वाटर और प्याज का पानी निकाल के भी लगाया जा रहा है बालों पे कि वो एक थिकनेस आ जाती है, या बाल अच्छे हो जाते हैं, ये भी है, अच्छा है प्याज का पानी। देखिए अगेन अच्छा है, इसको हम ये नहीं कह सकते, जो भी इसके अलावा देखें, अगर आप लोग तो लहसुन भी खाते हैं, ठीक है, अपने आप को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कि एक रोज़ का आप ले लो एक लहसुन, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। हर चीज़ बेहतर है, ऑर्गेनिक है, अच्छी है, लेकिन इसी तरह अनियन भी अगेन आप पहले अपनी स्कैल्प देखें, क्या वो इची तो नहीं है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक एसिड होता है जो कि बाज़ दफ़ा आपके बालों को ग्रे करने में मदद देता है। तो ये आपने चीज़ ज़रूर देखनी है कि क्या, और इसके बाद आप जो शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें, सल्फर फ्री कोशिश करें, सल्फर फ्री, पैराबेन फ्री आप शैम्पूज यूज़ करें, उससे झाग नहीं बनती है, या थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो बाद में आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके 5000 फीस देनी है, फिर आपने शैम्पू कंडीशनर महंगे महंगे 10-10 हज़ार के खरीदने हैं, इट्स बेटर आप अपनी रेगुलर लाइफ में 3-4 हज़ार का शैम्पू अगर यूज़ करते हैं तो वो आपके फ्यूचर में आपको जो है फ़ायदा देगा, और आपकी जो स्किन भी ख़राब नहीं होगी, बाल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट सैलून में अगर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करेंगी कि बाल ड्राई बहुत ज़्यादा या हो जाते हैं, मॉइस्चर नहीं है, दूसरी बाहर हमारी जो स्मॉग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगी आप, किस तरह के ट्रीटमेंट लेने चाहिए? प्रोटीन ट्रीटमेंट भी होते हैं और भी बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं। देखिए जब आप सैलून पे जाते हैं तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहले आपके बालों को एग्जामिन करते हैं, फिजिकल कंसल्टेशन आपकी होती है, ठीक है, उसके बाद वो आपको रिकमेंड करते हैं। कुछ लोगों की, हर इंसान की मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, दे ओनली वांट थिकर हेयर, उनको नहीं है कि हमारे और उसमें कोई शाइन आ जाए, कुछ आ जाए, उसके मुताबिक हम उनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं, बहुत से ओलाप्लेक्स के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके बालों के बॉन्ड को मजबूत करते हैं, आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरी हमेशा से पहले दिन से लेके आज तक जब भी मैं टीवी पे बैठी, मैं ये कहती हूँ प्लीज़ गो टू प्रोफेशनल्स, प्लीज़ गो टू प्रोफेशनल, यानी जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनके पास आप जाएँ। और यहाँ पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो गया है कि सर्टिफिकेशन पे लोग अब आपको सर्च करते हैं और अब आपके पास आते हैं। अच्छे प्रोफेशनल्स के पास जाएं और हेयर मास्क आप यूज़ करें। हेयर मास्क अगर आपको बहुत ज़्यादा है, मेयोनीज जो है वो भी, जो लोग ग्रे अपने बाल कवर करते हैं उनको थोड़ा सूट नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा ये रंग निकाल देता है, उनका कलर डिस्कलरेशन हो जाती है। तो मेयोनीज में ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप हफ्ते में एक दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल डाल लें 1 चम्मच, और 1 चम्मच आप शहद डाल लें। कुछ आप सैलून पे आप जाएँ, वहाँ पे इतने बहुत अच्छी रेंज अब प्रोटीन मास्क की आ गई है, ट्रीटमेंट्स की आ गई है। अब तो आजकल जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत इन हो रहे हैं। इसके अलावा स्टीम ट्रीटमेंट्स बहुत इन हो रहे हैं जो आपके फर्स्ट ईयर को ओपन करते हैं। जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं शिबा, जैसे एक्सटेंसो हो गया, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया, बाकी ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से कहा जाता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी होते हैं, और हमें पता भी होता है कि हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं। तो कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि जो हमारे बालों को बचाएं भी और मतलब अच्छे भी रहें हमारे बाल, लेकिन ट्रीटमेंट्स भी हम लें? देखिए इसमें कैराटिन ट्रीटमेंट है, या 3D कैराटिन ट्रीटमेंट आजकल इन है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कैराटिन ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, जो आपने एक्सटेंसो का है वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो केमिकल प्रोसेस है कि जो आपके बालों को स्ट्रेट करता है। जब भी आप अपनी नेचर के खिलाफ जाके एक चीज़ को जोर लगा के एक दूसरी शेप में देते हैं तो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो एक्सटेंसो होगी, रिबॉन्डिंग होगी, या किसी किस्म के आजकल लोग एक्सटेंसो कैराटिन बोल रहे होते हैं कि जी ये वाला एक नया ट्रीटमेंट है। प्लीज़ इस तरह की फेक चीज़ों पे आप प्लीज़ मत जाएं। आप पहले सर्च करें,
कोई भी एक्सटेंसो कैरेटिन नहीं होता, या वो कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है जो कि एक हेयर ट्रीटमेंट है, एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, या वो सिर्फ एक्सटेंसो होगा। पाकिस्तान में लोगों को स्ट्रेट बाल रखने का बहुत शौक है, तो अब सलोन्स में लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा ऐसा ट्रीटमेंट करें जिसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट हो लेकिन हमारे बाल भी डेड स्ट्रेट हो जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। वुमेन की लैंग्वेज में या मैं आम लैंग्वेज में कहूँ कि आप किसी को सब्जी पकड़ा के आप कहो मुझे आलू गोश्त बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बेसिकली ये चीज़ चाह रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है सलोन वाले जादूगर बैठे हैं और जादू करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, अगर आपको डेड स्ट्रेट बाल चाहिए और ऐसे बाल चाहिए कि जब आप शावर लेकर निकलें आपको ड्राई करने की भी ज़रूरत ना हो, जैसे जैसे सूखे हैं वो अगर हों, तो वो फिर आप केमिकल प्रोसेस में जाएंगे क्योंकि आप स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। उसको हम एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग बोलते हैं। केराटिन में अगर आप जाते हैं या इस तरह के प्रोटीन ट्रीटमेंट में जाते हैं तो आपको प्रोटीन, आप जिस तरह एग सबसे ज़्यादा एग्जांपल मैं हमेशा कोट करती हूँ। देखिए, एग को अगर आप ठंडे तवे पे डालेंगे तो वो कोई शेप नहीं पकड़ेगा जब तक कि आप उसके नीचे आग नहीं लगाएंगे, उसको हीट नहीं देंगे। तो प्रोटीन इसी तरह जो हम बालों में, इंसान के बालों में भरते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने डाली हुई होती है, लेकिन हमारी अपनी वेदर चेंज या हमारी अपनी डिफरेंट अपनी अपनी एप्लीकेशंस या अपने एक्सपीरियंस से हम लोग तबाह कर देते हैं। केराटिन क्या होता है, हम वो एक प्रोसेस है, वो केराटिन हम बालों में दोबारा इन्फ्यूज करते हैं। अब डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना पड़ेगा। सुबह उठ के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी उसको हल्की सी शेप में लाने के लिए। लेकिन आप अगर नॉर्मल अपने बालों को कुछ भी नहीं करवाते, अगर आप उनको ब्लो ड्राई करके सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो 35 मिनट से 40 मिनट लेता है। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के बाद वो मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स लेता है और आपके बाल बहुत अच्छा स्ट्रेट हो जाता है। तो गो फॉर द ट्रीटमेंट प्लीज। और 5 या 10 मिनट, अक्सर लोग आते हैं जी हमें ब्लो ड्राई नहीं सुबह करना, हमारे पास टाइम नहीं होता। ये अगर आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, आप किस लिए कमा रहे हैं, तो आप कम से कम 5 मिनट्स अपने बालों में लगाएं। और अपने, क्योंकि आफ्टर 25 या 30 के बाद आपके बालों की रीग्रोथ बहुत कम हो जाती है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा 20 से 35 साल की ही उम्र हमारी कैरियर की होती है, हम जिसमें ऑफिस जाना है, जॉब करने हैं, उसमें ही हम केमिकल्स कर करके डैमेज कर देते हैं। अच्छा, दूसरा शीबा ये बताइए कि जो हम लोग ऑयलिंग करते हैं और ये हम एक 2 दिन भी ऑयलिंग करके रख लेते हैं अपने बालों को कि बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे, थिक भी हो जाएंगे, और दूसरा जब ऑयलिंग करके हम लोग चंपी कर रहे होते हैं अपने बालों की, उससे एक तरफ बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बाल टूटते हैं। तो कौन सी साइड सही है और क्या 2-2, 3-3 दिन हमें ऑयल लगा कर रखना चाहिए? कितनी देर लगाना चाहिए ऑयल? अच्छा, ये तो मिथ है, ठीक है। ऑयल जो है, देखिए हमारी बॉडी ने 1 गिलास पानी है, ठीक है, उसमें जब आप पानी भरते हैं तो जितना गिलास है वो उतना ही अब्जॉर्ब करेगा। अगर आप ये कहें मैं नल का खुला रखूं और पानी भरता रहे गिलास में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। इसी तरह ऑयलिंग भी हमारे उसी सेंटर में जाती है। 30 मिनट्स मोर देन एनफ है आपके ऑयल को आपकी स्कैल्प के अंदर जज्ब होने के लिए। जो पूरी रात लगाते हैं, प्लीज ये डिजास्टर मत करें। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल अपने बालों में ऑलरेडी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जनरेट होता है ऑयल ग्लैंड से। थोड़ा बहुत जो हमारे मिस हो जाता है वो हम ऑयलिंग करके हम डाल देते हैं। लेकिन वही है, दोबारा आप देखें कि जिस तरह हमने शो स्टार्ट किया था, एक्स्ट्रा ऑयल जनरेट पे क्या होगा, हमारा फंगस एक्टिवेट होगा और हमें प्रॉब्लम होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो इतनी ऑयलिंग करते हैं फिर भी डैंड्रफ है। भाई इस वजह से डैंड्रफ है क्योंकि आप एक फंगस को ऑलरेडी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वो फंगस चुप करके बैठा है और आप उसको कह रहे हो ये लो ऑयल और मेरे बालों में आके तबाही मचाओ। तो ये जो ओवरनाइट तो बहुत गलत मिथ है। आपने ऑयल 30 मिनट्स या 45 मिनट्स आप लगाएं, उसके बाद आप उसको अच्छे से शैम्पू कर लें। ये आपके लिए मोर देन एनफ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 ऑयल का मिक्सचर कोशिश करें आप ना लगाएं। अगर आपको शौक ये है तो आप ये कर सकते हैं कि कभी आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग कर रहे हैं, वैसे 1 टाइम जो है वो काफ़ी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 टाइम्स करें, 1 दफ़ा आप आलमंड ऑयल कर दें, 1 दफ़ा आप मस्टर्ड ऑयल कर लें, यानी जो सरसों का तेल है, या फिर कभी आप ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल की आप कर लें। सर्दियों में जैतून का तेल ज़्यादा जिन बालों को सूट करता है, कोशिश करें कि वो बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल सब बालों को सूट नहीं करता, वो बाज़ दफ़ा बालों को ड्राई कर देता है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो ऑयल हैं अपनी बॉडी के लिहाज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, कौन सा ऑयल आपको सूट करता है, आपके बालों से जल्दी निकल भी जाता है और आपके बालों को नरिश भी करता है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आज हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं और शीबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कि किस तरह आप अपने बालों की हिफाजत कर सकते हैं। शीबा गयास हमारे साथ मौजूद थी। शीबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।
प्रॉब्लम्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। अब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हैं और इन मसाइल को हल करने के हवाले से होने वाले इकदामात के बारे में आप लोगों को आगाह भी करते हैं। और जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शहर के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। पार्किंग शहर का एक अहम मसला है और आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में चले जाएं या फिर बाजार में चले जाएं, आपको पार्किंग नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो वहां पर ओवर चार्जिंग की जा रही होती है। और इन मसाइल को हल करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई थी, जो नाअहली, करप्शन, बद इंतजामी और बदउनवानी की अलामत बन चुकी है। पार्किंग कंपनी के जिम्मेदारान के सारे दावे हवा हो चुके हैं। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला भी कंपनी को खसारे से नहीं बचा सका है। लाहौर पार्किंग कंपनी की 67 साइट्स माफिया के शिकंजे में है और जिसकी वजह से रोजाना 3 लाख और माहाना 2,70,00,000 का खसारा इन्हें सामना करना पड़ता है। और शहर लाहौर में मौजूद 244 रजिस्टर्ड पार्किंग साइट से 67 साइट्स कागजों में तो मौजूद है लेकिन रेवेन्यू में एक धेला भी जमा नहीं होता है। तो पार्किंग कंपनी सिर्फ 164 पार्किंग साइट से पार्किंग फीस जमा करने तक महदूद हो चुकी है। ये सारा मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मसला है कि शाहराहों पर ये तो चीज हो रही होती है लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल्स में भी पार्किंग माफिया का बढ़ता हुआ राज है और ये माफिया मरीजों और लवाहिकीन को दोनों हाथों से लूटते हैं। म्यो हॉस्पिटल आप चले जाएं, जिनाह हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम या फिर कार्डियोलॉजी अस्पताल, किसी भी अस्पताल में जाएंगे ना वहां पर ओवर चार्जिंग की जाती है और हर चक्कर पर आपको नया टोकन हाथ में थमा दिया जाता है। और अगर मरीज जो आगे से रेजिस्ट करते हैं, गिला करते हैं, तो जनाब वहां पर माफियाज के और उनके दरमियान हाथापाई भी हो जाती है। तो इस पार्किंग माफियाज को क्यों लगाम नहीं डाली जा रही है? शहर में कितने पार्किंग स्टैंड्स हैं, कितने गैर कानूनी वहां पर काम कर रहे हैं, कौन इसका कंट्रोल संभालेगा? इस पर जनाब आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद मीर साहब, हैं चेयरमैन है लाहौर पार्किंग कंपनी के, और इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आबिद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आबिद साहब, बहुत इसके ऊपर मसले हैं पार्किंग के हवाले से। लाहौर शहर में पार्किंग हमें कहीं नजर नहीं आती, कहीं नजर आती है माफियाज वहां पर बैठे हुए हैं, तो ओवर चार्जिंग की शिकायत बहुत ज्यादा आती है। तो मुझे बताइएगा, ओवर चार्जिंग होने के बावजूद भी क्यों खसारे में है ये इदारा? जब से बना है कोई काम हमें नजर नहीं आता इसका करते हुए। पार्किंग का बेड़ा गर्क हो चुका है लाहौर शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो सोचा था कि सुबह नाश्ते का वक्त है और कोई खाबो शाबो की बात होगी और हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले पार्किंग होगी अच्छी, तभी खाबों पे जाएंगे ना। अच्छे से नाश्ते को अच्छे से लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। कैसे करेंगे? पार्किंग होती नहीं, खाना कैसे खाएंगे? ये है वो तो माशाल्लाह आपने बड़ी, और लगता है कि सुबह सुबह आप जो है ना वो तैयारी के साथ काफी जो है वो या खुद नाश्ता नहीं करके आई। नहीं सर, नाश्ता हम करके आए हैं, लेकिन जब बाहर जाके नाश्ता करते हैं पार्किंग नहीं मिलती ना, फिर टेंशन होती है। काफी तैयारी से है। बहरहाल जी, मैं आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने यहाँ मदद किया। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो भी जितनी बातें आपने की उसमें किसी हद तक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। सही। इसमें देखें, पार्किंग के हवाले से एक तो बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये बोर्ड जब बना और जब सितंबर में हम इस बोर्ड के चेयरमैन बने लाहौर के अंदर, जब हम आए हैं, 2-3 माह में हमने इसके रेवेन्यू को जो है वो ऑलमोस्ट डबल किया है। अच्छा। ये हमारे लिए पार्किंग कंपनी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। मैं आपको बताऊं, ये गुज़िश्ता सालों से लेके अब तक ये एक बहुत ही बदनामे ज़माना इदारा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि MCL इसकी मदर कंपनी है और इस हवाले से ये सारे जो हैं इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस जो आते हैं वो MCL के हवाले से आते हैं। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद भी हमने जो बड़े बड़े काम किए हैं वो मैं 2-4 आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये हमने किया कि जो हमने रेवेन्यू को डबल किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ओवर चार्जिंग को कमी करने के लिए हमने कोशिश तो बेताशा की है, बट उसमें 100% अगर आप कहें कि ओवर चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो नहीं हो सकती।
थर्डली ये है कि आपने हॉस्पिटल्स की बात की, मैं भी इस पर एग्री हूँ, बट हॉस्पिटल्स हमारे जो है वो अंडर नहीं आते उसमें नहीं आते। अच्छा, हमारी जो 244 नोटिफाइड साइट्स हैं उसमें हॉस्पिटल्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। ये हॉस्पिटल्स वाले खुद अपना एक सिस्टम करते हैं जिसके तहत वो उसको करने होते हैं। बहरहाल हमने ये भी सजेशन दी है कि हॉस्पिटल्स को भी हमारे इसके अंडर किया जाए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से इसको कर सकें। दूसरा ये है कि अभी जो साइट्स का जिक्र हुआ उसमें वाक़तन जब हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ साइट्स पर जो है वो लोगों का कब्ज़ा रहा, कुछ साइट्स पर हमारे ताजर भाई हैं वो उन्होंने अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ वो चल रहा है। और इसी तरह से कुछ साइट्स के ऊपर जो है वो हमारी अपना जो अमला था, जिससे हमारे इंस्पेक्टर्स थे, जो हमने पिछली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उस सीट को अपस्लीट किया है कि हमें इस सीट का तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है सच। और ये सारी करप्शन जो थी ये एक सिस्टम के तहत जो है वो चल रही थी। अब उसको इस तरह से किया है कि देखें इसमें जो हमारा रेवेन्यू, असल में बेईमानी और करप्शन वहाँ शुरू होती है जहाँ कैश का अमल दखल फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने ये मेक श्योर किया कि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया और मेक श्योर किया कि हमारे जो रेवेन्यू है, जो कैश डिपॉजिट स्लिप्स जो हैं वो हमें रोज़ाना सुबह 12-1 बजे आ जाए। अच्छा, पहले इस तरह चलता रहता था कि लोग पैसे जेबों में रख के गायब रहते थे, 10-10 दिन 20-20 दिन जमा ही नहीं कराते थे अपनी जेबों में, फिर खर्च हो जाते थे और उसके बाद फिर जो है वो कंपनी में एक बोझ डाला जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये चेक कर सकते हैं, आज अभी 12 बजे के बाद आप मुझसे ये पूछ सकती हैं कि जी आज का आपका रेवेन्यू क्या है, और उसका आप सबूत के साथ उसकी वो जो रसीदें हैं बैंक की वो भी मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। ये हमने एक इसमें इनिशिएटिव लिया, ये काम हमने किया। उसके बाद हमारी जो ऑफिस के अंदर जो इंटरनल मामला थे वो हमने उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो किया। जितना हमारे अकाउंट्स का सिस्टम था, जो हमारा कैश का सिस्टम था, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, हमारी रिकन्सिलेशंस फ्रॉम बैंक्स थी, उन सबको हमने एक मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब से आप लोगों ने चार्ज लिया सितंबर के बाद जो है चीजें थोड़ी सी ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो गई और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं आप लोग। मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत ज्यादा कोई इनकलाब बर्पा कर दिया है, लेकिन 3 महीनों में जो हमारा जो काम था कि हमने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो हम कर रहे हैं। इसमें आखिरी एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि पिछली बोर्ड मीटिंग में हमने लाहौर शहर के अंदर को 4-5 साइट्स को मॉडल साइट्स बनाने का जो है वो हमने इरादा किया, इसका ऐलान किया। उसमें सबसे पहले हम लिबर्टी मार्केट को जो है वो मॉडल साइट के तौर पे जो है वो बनाएंगे, जिसमें आपको जो है वो जो आपने ओवर चार्जिंग की बात की, जिसमें आपको एक हैंडसेट डिवाइस होगी और वो उसमें टोकन वही निकलेगा कि जो हमारा जो तयशुदा 10, 20, 50, 30 जो भी टोकन है उसके अंदर वो हम उसको करेंगे। उसके अलावा साइट को बेहतर किया जाएगा, उसकी लाइनिंग को बेहतर किया जाएगा, अपने अमले की जो है उसकी उसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है। फिर वहाँ पर हम एक रोटरी लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा टर्की में पिछले मॉडल में पहले भी लगी रोटरीज लगी होती हैं, एक गाड़ी जाती है वो इतने बड़ा जंगला सर लोहे का जो लगा होता है उस पर वो स्पेशलाइज तरीके से हम उसको लगाएंगे। तो इस तरह से हम उस मॉडल साइट को जो है वो करेंगे, तरीके से डिजाइन कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, ये तो आपने अच्छे तरीके से हमें बता दिया आबिद साहब के क्या क्या चीजें करने जा रहे हैं, लेकिन इमरान आपके पास तो अंदर की कहानियां होती हैं और इससे पहले भी हम 12 मरतबा पार्किंग मसले के ऊपर बात कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है लाहौर शहर का। आप कहीं पर भी चले जाए आपको पार्किंग स्टैंड नहीं मिलता, पार्किंग मिलती है ओवर चार्जिंग की जा रही होती है, कहीं पर पार्किंग प्लाजाज नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमने बात की है, तो क्या मसाइल क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, और अब जिस तरह आबिद साहब बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने में थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं, क्या हुई हैं चेंज? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब ने कहा कि जी अभी तो नाश्ता शुरू हुआ है तो मैं आबिद साहब को ये बता दूं कि पार्किंग जो है वो 24 घंटे में रहती है। अब चूँकि आपने आज इस तरह से अपना इंट्रो दिया, सारा कुछ किया कि आपने वाकई शहरियों की बात को इस तरह से बताया कि ये आपके साथ भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो रोज़ाना ही होता है, हम बोलते ही नहीं है। वो इसलिए कि कहाँ कहाँ जाए, किस किस को पैसे ना दें। अब जो आबिद साहब ने बताया, मैं इनसे मुतफिक नहीं हूँ, सही, क्योंकि ये हमें दोबारा 2012 में लेकर गए हैं। अच्छा, कि जो बातें कंपनी के एक SOPs हैं, जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एक और आदमी आके कर सकता है, नो प्रॉब्लम। इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा भागदौड़ दिखाई थी हमें। अब पिछले महीने नजर आए थे ये कुछ नजर आए थे, पार्किंग साइट पे नजर आए, रात के टाइम भी नजर आए। अच्छा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इनको गायब हो गए। अच्छा, जिसकी बात कर रहे हैं लिबर्टी मार्केट की, वो तो कोई इनके ऊपर कोई प्रेशर आया, वो कोई सियासी तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ले गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट देना
जो है वो जुर्म भी है, ठीक है ना, ये इनकी अपनी पार्किंग साइट है। तो अगर ये कहेंगे, तो अगर ये मुझसे कोई बात करेंगे, मैं नाम बता दूंगा इनकी, हाँ मैं हाँ, ये बिल्कुल आ जाएंगे उसी लाइन पर। तो मकसद ये कहने का है, इनके बस में तो है ही कुछ नहीं है, ये तो बस ये कर सकते क्या है हैं, इनके बस में जो ये ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये इंस्पेक्टर निकाल सकते हैं, अच्छा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास बुलाकर अपने घोड़े मार सकते हैं। कंपनी को फार्मूला ये है कि कंपनी में आप पॉजिटिविटी लेकर आए, उसको लेकर चलें, सारों को लेकर चल के कम से कम 1 साल लगता है एक फार्मूला। ये 12 साल से डसी जा रही है कंपनी, आपको 2.5 महीने हुए हैं चेयरमैन लगे हुए, अब 2.5 महीने के और होंगे, ये 1 साल के और होंगे, और कोई आ जाएगा, कई चेयरमैन आए कहीं गए। मकसद ये कहने का कंपनी का ढांचा ठीक नहीं जा रहा है कोई भी, हर कोई आता है, वो किसी के बंदे निकालता है, वो अपने बंदे लगा लेता है, वो अपने बंदे निकालता है, वो दूसरे को निकाल लेता है। मकसद ये कहने का है कि कोई पेरेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है तो लोकल गवर्नमेंट की कंपनी, ठीक है, इसके ऊपर तो आप आए हैं, आपके पास इंतजामिया है। मैं ये पूछता हूँ कि आपका सितंबर में बोर्ड बना है, आपके पास सीटीओ लाहौर है, आपके पास डीसी लाहौर है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, कोई तकरीबन 11, 12, 13 बनते हैं, इनके पास पावर्स हैं। कौन सा ऐसा इन्होंने कोई एक पार्किंग साइट जो है वो काबजिन से ली हमें दिखाई? अच्छा, कौन सी एक पार्किंग साइट है जो इन्होंने कहा कि हमने उसके ऊपर विजिलेंस लगाई है? अच्छा। चाहे वो मार रोड है, चाहे वो नक्की मार्केट है, चाहे वो पैनराम है, चाहे वो लिबर्टी है, चाहे वो नारकली है, चाहे वो शालमी है, कोई एक पार्किंग साइट पर इन्होंने कोई वहां पे येलो लाइंस लगाई हो कि दो पैनरामा है ना, पैनरामा सारी सर्विस लाइन ब्लॉक है, क्या किया है? कुछ नहीं किया। आपकी नकी मार्केट है, सर्विस लाइन ब्लॉक है, क्या किया है? कुछ नहीं किया, यानी कि वहां से गुजरने की जगह नहीं है। तो कौन सा ऐसा कोई तीर मार दिया, कोई और भी आके मार देगा सर इस तरह से? क्या कहेंगे आबिद साहब आप? उन्होंने सही निशानदेही करा दी है कि ये सारी चीजें करते हैं इमरान साहब, और भाई हैं मेरे, और मैं समझता हूँ कि इनको जो है ना, मैंने निशानदेही की है, मैं आपके खिलाफ नहीं होगा। अब मेरा निशानदेही है, ये मॉर्निंग शो है या मेरा एहतसाब हो रहा है? मैंने निशानदेही गुजारिश ये है कि मैंने देखा, मैंने आपकी बातें सुनी है, मीर साहब मैंने निशानदेही की है, आपने अपने ऊपर नहीं लेनी है। मैंने चेयरमैन की सीट पे निशानदेही की है, मैंने आबिद मीर पे निशानदेही नहीं की। चले आबिद साहब को बोलने दे, चले चले। मैंने अपने भाई की तारीफ ये कर रहा हूँ कि मेरे भाई जो हैं वो अल्लाह इनको मौका दे तो हम इनको इलेक्शन में खड़ा करें। इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, बड़ी अच्छी तरीके से बात बनाई है। मैं गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो मैं बड़े शदीद अल्फाज में इसको कंडेम करूँगा कि जो इन्होंने ये फरमाया कि लिबर्टी मार्केट हमने कोई किराए पे दे दी है या ठेके पे दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी 244 नोटिफाइड साइट्स होती हैं, हम किसी को भी ठेका नहीं दे सकते। हमारे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो चाहे वर्कर हो, वो चाहे सुपरवाइज़र हो, वो चाहे जो भी हो, एएम हो, मैनेजर हो, जीएम ऑपरेशंस हो, सीईओ हो। पहले तो ये बात बड़ी जो है ना वो मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी बात है कि जी हमने लिबर्टी मार्केट को ठेके पे दे दिया, और ये सरासर जो है वो मेरे चेयरमैन होते हुए मैंने एक दफ़ा पहले भी ये गुजारिश की थी कि मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मैं एज ए पीटीआई वर्कर जो है वो मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई बेनिफिट कंपनी से नहीं ले रहा एज ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो अल्लाह ताला की ज़ात है, मेहरबान, अल्लाह ने सब कुछ दिया है ना। मैंने ये जानते हैं ना, मैंने कंपनी से गाड़ी ली है, मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, ना कोई सरकारी मराहत ली है, ना किसी किस्म का कोई पैसे लिए हैं, ना इवन देन के जो इजलास हमारे होते हैं जिसमें कोई तय भी होती चीजें तय होती है, वो भी मैं खुद नहीं। मेरी गुजारिश सुन लें, मैं अब इदारे की तरफ हमने तो ये भी नहीं कहा कि तरीके इंसाफ थे, हमने ये भी नहीं कहा कि आपके पास गाड़ी नहीं है, हमने निशानदेही की है पार्किंग कंपनी में जो इसको प्रॉब्लम्स है उस पे हमने आबिद मीर की जात पे कोई निशानदेही आपने निशानदेही कर देनी है, तो उसका मुझे उसका हल बताने के लिए मुझे कोई बात भी तो करने देना। देखिए मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बैठे हुए मैं आपको कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि मेरे होते हुए कोई ठेका लिबर्टी मार्केट की जैसे इन्होंने बात की है, कोई ठेकेदार नहीं लेके जा सकेगा। वो बंदे वहाँ जो भी है वो हमारा सुपरवाइजर है, जिसे हमारे सीईओ साहब, जिसे हम एमडी साहब कहते हैं, वो तैनात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात पर आ जाए, ये इनको अच्छी तरह मालूम है कि हाल रोड के ऊपर जो हमारी साइट्स थी 20-22 साइट्स जिनके ऊपर कब्जा हुआ, सही, इनके सामने मैं वहां गया हूं हाल रोड के ऊपर, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये हमारी नोटिफाइड साइट है, इस कब्जे को छुड़वाया जाए। उनसे तलब कलामी भी हुई और सारे मामलात
जो कि मेरा काम नहीं है वैसे। चेयरमैन का तो काम है कि वो आराम से बैठे और बस कॉलेज में बैठे और सुकून करे और जनाब मौज मस्ती करे गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर, लेकिन इस तरह की बात नहीं थी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इन सारे मसाइल, ये तो जो इन्होंने सारी बातें की हैं, ये किसी हद तक ठीक कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग के अंदर हाँ, ये पार्किंग के अंदर ऐसे मसाइल मौजूद हैं। एडमिट करता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो इन सारी बातों को बल्कि शायद मुझसे ज्यादा ये इल्म रखते हो, क्योंकि इनका ज़ाहिर वो एक बीट है और वो सिस्टम है और ये सारा मेरे से पहले के सारी देख रहे हैं ना, सारी चीज को देख रहे हैं। मुझे छोड़ दे, पार्किंग पे आए सर, मुझे छोड़ दे। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो आपने शुरू किया ना काम। अच्छा, मैंने पार्किंग की बात की है बस। हाँ, अब इसमें ये है कि लास्ट टाइम कमिश्नर साहब के साथ हमारी एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई। पहले 2-4 महीने तो वो मसरूफ रहे और इस सिस्टम में नहीं, इसके लिए हमारे को ज्यादा हेल्प नहीं कर सके, बट अब वो बहुत ज्यादा इसमें सीरियस है। ठीक है। और वो हमारी मीटिंग्स उन्होंने तमाम इदारों को बुलाकर, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम को बुलाकर और मुझे बुलाकर उन्होंने बड़ी एक अच्छी मीटिंग, फ्रूटफुल मीटिंग वो हुई हमारी कमिश्नर साहब के साथ। मौका पर उन्होंने अहकामात भी जारी किए, उसमें जितने कब्जे हैं वो उन्होंने उनको छुड़ाने के अहकामात जारी किए। उसके बाद फिर हम सारे पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट से हम मिले हैं। इंशाल्लाह ये इनका गिला दूर हो जाएगा 1-2 दिन में, इनको अमली तौर पर कब्जे जो हैं वो छूटते नजर आएंगे। लेकिन ये जो कहा जाता है आबिद साहब के 67 जो हैं आपकी साइट्स हैं, पार्किंग साइट्स, वो माफियाज के पास है, वो लोग पैसे जमा करें, आप लोगों के खजाने में पैसे नहीं आ रहे। ये कहा नहीं जा रहा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो उनसे फिर किस तरह लिए जाएंगी वो साइट्स? जी, मैं पहले तो 22 साइट्स की आपसे बात कर ली कि जो कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो सीरियस है इस सारे मामले में और वो हमारे साथ बिल्कुल खड़े हो गए हैं सही इन सारे कब्जा ग्रुपों से जान छुड़ाने के लिए। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आप देखेंगी कि इस तमाम तर जो मामला आता है वो शुरू हो जाएगा। अब आप आ जाए, 65 साहब भी इधर ही हैं। अब आप आ जाए, मुझे एक भी पार्किंग साइड से कब्जा छुड़ाते हुए ये नजर आए ना, ठीक है, चले मैं पूरा दिन अगले हफ्ते फिर बुला लेंगे। ओपन चैलेंज को कबूल करता हूँ और इनसे पूछे कि लिंक रोड वाला कब्जा मैंने तनहा छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया, जिस पर मेरे बंदों को मारा गया और हमने दूसरी पार्टी पर FIR भी करवाई। मारे पड़ेगी तो कब्जे छूटेंगे ना। एक लिंक रोड का ओपन चैलेंज ले रहे हैं, वो अगली दफा आपको दोबारा बुलाएंगे और पूछेंगे कि हाँ जी वो आपने ओपन चैलेंज लिया तो उसके ऊपर हुआ कि नहीं। आप देखें, आप 2-3 इश्यूज पर मेरे से बात करें और मुझे नेक्स्ट टाइम भी मौका दें। जरूर भाई ये काम नहीं हुए, आप मुझसे पूछें, आपका राइट है, हम वही पूछ रहे हैं। आप ये पूछें कि रेवेन्यू बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है। आप ये नेक्स्ट टाइम पूछे जी, कब्जे कमिश्नर साहब की आप बात करके गए थे, आपने सारा मामला किया था, कब्जे छूटे के नहीं? कसम ले लें, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तक। अब आप 65 पे आ जाए। अच्छा 67 है, 67 हाँ। इस तरह है कि ये जो 67 की निशानदेही भी है ये हमने की, ठीक है। इन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जरिए की है और हमने भी अपने अंदर जो है वो उस तरीकेकार के मुताबिक की है। इसमें एक्चुअली ये था कि हमने जब रेवेन्यू को चेक किया, हमारे सीओ साहब से हमने जब मिलकर उन्हें कहा कि आप रेवेन्यू देखें, तो सिर्फ 165 जो है ना पॉइंट से रेवेन्यू आ रहा था। हाँ, exactly. और बकाया जगहों से रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था। वो फिर इनसे लिस्ट मांगी और पूरा 1 महीना हमने एक न्यूट्रल बंदों के साथ जाके सारी तगोदो की और उस पर फिर हमें ये इल्म हुआ कि इसमें जो 65 है ना उसमें सिर्फ 25 जो है ना वो चल रही हैं। बाकी हम उसको जो है ना डी नोटिफाइड भी कराने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बाद साइटें ऐसी होती हैं कि जो आपको पेमेंट नहीं दे सकती, यानी अगर उधर एक 25,000 का बेचारा टोकन लगाने वाला खड़ा है तो वो 1 महीने में 25,000 भी नहीं कमा पाता। तो कुछ साइट्स नुकसान वाली होती है, इसमें वो भी शामिल है। लेकिन इसमें से जो मैं एग्री करता हूँ आप दोनों के साथ, जो 20-25 साइट्स हैं उसमें हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग, कुछ लोग मिल मिला के पैसे खा रहे हैं। इसको भी हमने MD साहब को मैंने ये निशानदेही की थी और इस पर भी हमने नोटिस दिया। इंशाल्लाह इसको भी हम क्लियर करेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि हमारा तो ये असूल है कि हम जो इस महकमे में आए हैं ना, इसको हम किसी हद तक ठीक कर दें। पटरी पे हमारी दुआएं, हमारी नीयत साफ है। अभी भी बहुत सी चीजें थी, आबिद साहब की बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। दोबारा से आपको मदू करेंगे और इन चीजों पे बात करने की कोशिश करेंगे। आबिद मीर साहब और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। पार्किंग इशू के हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस पे।